हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 3 द यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर समझा था कि एक यूनियन गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो बोथ लेजिस्लेचर भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है। लेजिस्लेचर में लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, एंड एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। इतना हमने पढ़ लिया था। आफ्टर दैट हमने स्टार्ट किया था प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन होता है, कैसे वो पोजीशन प्रेसिडेंट की किसी भी पर्सन को मिलती है, इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। आफ्टर दैट पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं प्रेसिडेंट के। नाउ कमिंग टू प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। The president is the constitutional head. However, in reality, his powers are nominal, and the prime minister, along with his council of ministers, is responsible for the administration. We will now see the role and functions of the prime minister. हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। उसका काम होता है कि वो मेक श्योर करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारे फंक्शंस कैरी आउट हो रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ें चल रही है कि नहीं। हम ये मानते हैं या ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री होता है, लेकिन वो नॉमिनल हेड होता है, सिर्फ एक नाम का हेड होता है। वो रियलिटी में जो असली पावर्स होती हैं वो होती है प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए। तो अब हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का रोल एंड उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। The party which attains a majority in elections nominate their leaders as prime minister. The council of ministers is then formed of trustworthy colleagues from within the party. तो जो भी पार्टी इलेक्शन में मेजॉरिटी वोट से जीत जाती है उसका जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं? एक्चुअली जब लीडर ऑफ द पार्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो वो अपने ही लोगों में से, अपने ही कलीग्स में से उन लोगों को चुनता है जो उसके ट्रस्टवर्दी हैं एंड जो उसे रिस्पॉन्सिबल लगते हैं। एंड उन लोगों को अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट हो गया, जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब देता है। एंड प्राइम मिनिस्टर और ये सारे मिनिस्टर मिलके बनाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। The Prime Minister and the Council of Ministers must be members of the Parliament. In case they are not members, they are required to get elected to the Parliament within 6 months of their appointment. तो नेक्स्ट बात ये आती है कि जो भी मिनिस्टर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर खुद भी, ये सारे पार्लियामेंट का पार्ट होना चाहिए। इसका मतलब है ये लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, ये लोकसभा या राज्यसभा का पार्ट होना चाहिए। और यदि नहीं है तो ये कंपलसरी है कि 6 महीने के अंदर इन्हें पार्लियामेंट का पार्ट बनना पड़ेगा। The government in reality is run by the Prime Minister and the Council of Ministers. This means that the real executive powers are vested in the Prime Minister and the Council of Ministers. और हमारी जो गवर्नमेंट है असलियत में उसे चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स और उनके साथ उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब है कि असलियत में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, असलियत में जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसकी जितनी भी पावर्स होती है वो होती है प्राइम मिनिस्टर्स के पास और उसके साथ उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट फंक्शन, द foremost task of the prime minister is to form his council of ministers. While doing this, the prime minister gives priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency and टेक्निकल एक्सपर्टाइज। सबसे पहला काम जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो होता है अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना। जब वो ये काम करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जो प्रायोरिटी देते हैं वो अपने ट्रस्टवर्दी कलीग्स, मतलब उन्हीं के साथ काम करने वाले लोगों को देते हैं, उन्हीं की पार्टी के लोगों को देते हैं। और साथ ही साथ जो भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए चूज करते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो उन्हें, साथ ही साथ उनमें
इस गवर्नमेंट को संभालने के लिए गवर्नेंस स्किल्स होनी चाहिए और जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है उसकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सेकेंड फंक्शन होता है आफ्टर डिसाइडिंग अपॉन द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू देम। और इसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बनेंगे, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर सबको पोर्टफोलियो देते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कौन सा मिनिस्टर कौन से डिपार्टमेंट पे जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स ऑल द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर प्राइम मिनिस्टर लीडर हो जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, और जितनी भी मीटिंग होती है उसका चेयरमैन, किसकी मीटिंग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, उसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। आफ्टर एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियोज द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, facilitate cooperation among the departments, supervise the working of these departments in order to maintain efficiency and efficiency। तो जब प्राइम मिनिस्टर सबको अपने पर्टिकुलर पोर्टफोलियोज दे देते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स दे देते हैं, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम हो रहे हैं वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, मिलजुल के काम करें, कोई प्रॉब्लम कोई डिस्प्यूट ना हो उनके बीच में। साथ ही साथ ये भी सुपरवाइज करते हैं कि वो डिपार्टमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब भी सुपरवाइज करना प्राइम मिनिस्टर का काम होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हैज़ वेरियस अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज टू रेज द इमेज ऑफ द country in the international arena and work towards achieving a favorable opinion globally, to develop trust among people and to provide strong support to people who are victim of any disaster etc। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की ये भी जिम्मेदारी होती है कि हमारी जो कंट्री की इमेज है इंटरनेशनली उसे मेंटेन करे या उसे इंक्रीज करे, और साथ ही साथ इस चीज़ के लिए भी काम करे कि हम ग्लोबली कुछ अचीव कर सके। ग्लोबली मतलब सारी दुनिया में हमारी कोई पोजीशन बन सके। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लोगों से इंटरेक्ट करते रहे। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल कि लोगों से मिलकर प्राइम मिनिस्टर इंटरेक्ट करे, नहीं, पर किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली ही सही पर लोगों से उनका कनेक्शन हमेशा बना रहे और लोगों का ट्रस्ट उन पे बना रहे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने उन्हें चूज़ किया है, जिन लोगों ने उनकी पार्टी को जिताया है, आई नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन हु हैज़ वोटेड फॉर हिम, नहीं, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ पूरे देश के हर सिटीज़न की। यदि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी जीतती है तो माना ये जाता है कि देश के लोगों ने उन्हें चूज़ किया, तो जिन लोगों ने उन्हें वो पोजीशन दी है उन्हें सपोर्ट करे, उनके लिए कुछ करे, ये सारी प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट कमिंग टू फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अभी हमने प्राइम मिनिस्टर के सारे फंक्शन देख लिए, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहला फंक्शन होता है इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेक इनिशिएटिव इन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। तो सबसे पहला काम जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है कि वो लॉ मेकिंग में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि वो खुद लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं, तो इसीलिए लॉ बनाने में मदद करते हैं। द स्कीम, पॉलिसी प्लान्स एक्सेट्रा आर ड्राफ्टेड एंड डिस्कस्ड एंड देन इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स discusses important questions before making a decision। और जो भी स्कीम इंट्रोड्यूस करनी है, पॉलिसी प्लान हो गए, इन सब को ड्राफ्टेड मतलब होता है ड्राफ्ट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाता है। हमने पहले ही पढ़ा है कि कोई भी लॉ कैसे बनता है, पहले वो ड्राफ्ट के फॉर्म में आता है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए फिर एक क्या है, कमिटी बिठाई जाती है, उसके बाद वो बिल बनता है, फिर पास होता है, ये लॉन्ग प्रोसीजर होता है। तो ड्राफ्टिंग का काम, उसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद कोई भी लॉ आया है उसमें डिस्कशन का काम, और उसके बाद उसे अलग अलग हाउसेस में इंट्रोड्यूस कराने का काम, ये सब काम होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, जो भी ज़रूरी क्वेश्चन है किसी भी डिसीजन को लेने से पहले इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करना, उन्हें डिस्कस करते हैं। नाउ कमिंग टू सेकेंड फंक्शन, education, agriculture, industry, health, foreign relation, among others are
subjects upon which the Council of Ministers has to decide specific policies or direction of work. The Parliament needs to be taken into confidence about the policy decision taken by the government. तो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, फॉरेन रिलेशन और भी दूसरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसाइड करना रहता है कि क्या स्पेसिफिक पॉलिसीज़ लेकर आनी है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, या किसी भी सब्जेक्ट पे कैसा काम होगा. अब जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट की बात आई है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि 3 लिस्ट होते हैं. उन लिस्ट में पर्टिकुलरली अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे इन द सेंस यूनियन लिस्ट होता है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया. उसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, वो सारे उस पर जो लॉ मेकिंग का काम होगा वो यूनियन गवर्नमेंट करेगी. स्टेट लिस्ट आ गया, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी. ऐसे ही डिवीज़न होता है. तो जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं. सब्जेक्ट्स जैसे यहाँ एजुकेशन आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, इंडस्ट्री आ गया, हेल्थ आ गया. तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलरली जिस पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है. इस बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उस पे लॉ बना सकती है, और लॉ बनाने के साथ साथ उस पे कोई भी मतलब किस तरीके से वो सब्जेक्ट में काम होगा, कोई भी नई पॉलिसी लाई जाएगी, कुछ भी प्लान्स बनाए जाएंगे, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है. तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जैसे एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स होते हैं. तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक्चुअली क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स संभालते हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करते हैं कि इन सब्जेक्ट्स पे क्या पॉलिसीज़ या प्लान्स लेकर आने हैं वो डिसाइड करते हैं. साथ ही साथ कैसे ये सब्जेक्ट्स में कुछ भी काम किया जाएगा वो डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट दिया है कि पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस के अंडर लेना पड़ता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपने किसी भी डिसीजन के लिए. जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ भी पॉलिसी प्लान्स डिसाइड किए, तो ज़रूरी है कि उन्हें पार्लियामेंट से परमिशन मिले. पार्लियामेंट से परमिशन का मतलब होता है पहले लोकसभा से, राज्यसभा से, एंड आफ्टर दैट उन्हें प्रेसिडेंट से परमिशन मिले, उसके बाद ही कोई लॉ बन सकता है. Therefore, the ministers of respective departments lay their policy plans in the house to bring about a discussion on it. और इसीलिए ये भी जो respective departments के ministers होते हैं, ये अपने अपने policy plans houses के सामने रखते हैं और वहाँ पे discussion होता है. Now coming to third point, implementation of policy is the foremost responsibility of the Council of Ministers. Once the Parliament approves the laws, the Council of Ministers implements them. नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, वो होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराना. पॉलिसी इम्प्लीमेंट कराना मतलब लॉ तो बन गया, जो भी लॉ था वो पास हो गया, बन गया, लेकिन इसके बाद क्या जिम्मेदारी होती है? इम्प्लीमेंटेशन. किसी भी लॉ का बनना हमारे कंट्री में ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट लॉ. किसी भी लॉ का इम्प्लीमेंट होना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस इम्प्लीमेंटेशन में शायद सालों लग जाते हैं, फिर भी लोग लॉ फॉलो नहीं करते हैं. तो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम होता है कि जो भी पॉलिसी बनी है उसे लागू करवाएं. और एक बार पार्लियामेंट किसी भी लॉ को अप्रूव कर देती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें इम्प्लीमेंट करवाते हैं. नाउ कमिंग टू हाउ डज द पार्लियामेंट कीप अ चेक ओवर द एग्जीक्यूटिव. जो भी एग्जीक्यूटिव होते हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट कैसे एक चेक रखती है कि वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं वो निभा रहे हैं कि नहीं. किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो भी हेड है, ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, तो वो डिपार्टमेंट की वर्किंग कैसी है, पॉलिसीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये सारी चीज़ों को चेक करना पार्लियामेंट का काम होता है. In a parliamentary system of government, the legislature tries to keep control over the executive, i.e., the Council of Ministers. The control is exercised in the law-making or policy-making process, implementation of policies, and even after that, a few ways of exercising control are:
तो जो हमारे इंडिया में सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर होता है उसका एक कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर। ये जो कंट्रोल होता है ये कैसे वो करते हैं, ये वो करते हैं लॉ मेकिंग या फिर पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस से, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ के थ्रू, और उसके बाद भी जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। तो वेज क्या क्या है कंट्रोल करने के, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है डिस्कशंस एंड डिबेट्स। Debate and discussion among the members of the House are an integral part of lawmaking process. These debates and discussions help the members to scrutinize the policy proposals and laws and point out the shortcomings. These discussions are essential for creation of healthy laws. तो दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, डिबेट्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और इसके थ्रू ही लॉ मेकिंग होती है। तो लॉ मेकिंग का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली यही है कि सबसे पहले एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है, उस पर डिस्कशंस किए जाते हैं, और उसके बाद फिर अगेन कमेटी बनाई जाती है। जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, जो इसका एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये जो डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, ये मेंबर को हेल्प करते हैं टू स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मतलब होता है जांच करना। उन्हें हेल्प करते हैं जांच करने में पॉलिसी प्रपोजल्स, जो भी पॉलिसी सामने लाई गई है उन्हें, या लॉस जो सामने लाए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो डिस्कशंस और डिबेट्स होते हैं इनके थ्रू जो भी शॉर्ट कमिंग्स है, जो भी कमियां हैं इंट्रोड्यूस की हुई पॉलिसीज़ में, लॉज में, वो भी सामने रखी जा सकती है। और किसी भी अच्छे लॉ के फॉर्मेशन में ये डिस्कशंस और ये डिबेट्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन आवर। ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशंस द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस begins with question asked by the members of the house. The concerned ministers are supposed to give satisfactory answers to these questions. तो जब पार्लियामेंट्री सेशन होता है जिसमें किसी भी पॉलिसी को, लॉ को सामने रखा जाता है, मतलब वो अभी लॉ नहीं बना है, वो जस्ट एक ड्राफ्ट है जिसे सामने रखा गया है, तो उसके बाद जो भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, वो अपने अपने क्वेश्चन सामने रखते हैं, अपने अपने जो भी उन्हें डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें वो पूछना चाहते हैं वो सामने रखते हैं। और जो कंसर्न मिनिस्टर होता है, जिसके भी डिपार्टमेंट की ये पॉलिसी है, वो उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर सामने रखे। मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रीज़न बताए। Question hour is one of the most effective way of keeping a check over the Council of Ministers. During question hour, members criticize the government and ask questions on various issues. Sometimes when a member is not satisfied with the answer of the minister, arguments take place. तो ये जो क्वेश्चन आवर होता है ये सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे अच्छा वे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर एक चेक रखने का। कैसे? क्योंकि जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें मेंबर्स गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ पॉलिसी एंड लॉ की नहीं कर रहा है, यहाँ पे अब बात आ गई है उनके काम की, उनकी वर्किंग की, कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना काम यदि सही से नहीं कर रहे हैं या उनके डिपार्टमेंट में किसी तरह की भी परेशानी है, तो क्वेश्चन आवर, पार्लियामेंट्री सेशन जो होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आवर होता है उसमें जो अलग अलग मेंबर्स हैं, स्पेशली अपोजिशन पार्टीज जो होती है, वो क्रिटिसाइज़ करती है गवर्नमेंट को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिटिसाइज़ करती है कि आपके इस डिपार्टमेंट का ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, और उनसे सवाल पूछती है अलग अलग इश्यूज़ में। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यदि हमेशा कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे आप काम और अच्छे से करोगे। तो इससे जो भी एग्जीक्यूटिव की वर्किंग होती है उसमें सुधार आता है, उनकी वर्किंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और बहुत बार यदि कोई मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से मिनिस्टर के, तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स तक हो जाते हैं। ओकेजनली मेंबर्स वॉक आउट ऑफ द हाउस और
और एंटर इनटू द वेल ऑफ द हाउस एंड गिव स्लोगन्स टू रिकॉर्ड देयर प्रोटेस्ट। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो वो वहाँ से निकल जाते हैं या फिर जो वेल ऑफ द हाउस होता है वहाँ पे जाकर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें पहुँच जाती है यदि उस मेंबर को वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा है। 0 hour. During the parliamentary sessions, the period around 12 noon is called 0 hour. During this period, any question of public importance can be raised and discussed. और नेक्स्ट होता है पार्लियामेंट्री सेशन में 0 hour। जो भी 12 नून का टाइम होता है उसे 0 hour कहा जाता है, और इस समय से जो भी लोगों के लिए, पब्लिक के लिए इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, उन पे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं और डिस्कस किए जाते हैं। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर ही क्वेश्चंस होते हैं एंड उन पे एक चेक रखा जाता है। नाउ कमिंग टू नो कॉन्फिडेंस मोशन, दिस इज one of the most effective way to keep a check on the Council of Ministers. The government stays in power till it enjoys the support of majority in Lok Sabha. If the members of parliament withdraw the support, it may lead to loss of majority and the government cannot stay in power. तो हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन एक वे होता है जिसके थ्रू कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक चेक रखा जा सकता है। कैसे कि यदि जो गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं है, यदि हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि एग्जीक्यूटिव अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके अगेंस्ट पास हो जाता है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये सिर्फ बोलने की चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी पार्टी ही तो गवर्नमेंट बनाती है। लेजिस्लेचर में भी मेजॉरिटी पार्टी ही है, एंड मेजॉरिटी का मतलब होता है उनके मेंबर सबसे ज़्यादा है। एंड इफ़ उनके मेंबर सबसे ज़्यादा हैं तो कोई भी मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट कभी नहीं बोलेगा, कोई भी मेंबर अपने पार्टी के अगेंस्ट कभी भी नहीं खड़ा होगा। ये एक नॉर्मल सी बात होती है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन ही इसीलिए होता है क्योंकि उनके सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सेम गोल्स होते हैं। तो इसीलिए कोई भी मेंबर अपनी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलेगा, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने की तो बात ही नहीं आती। तो ये सब सिर्फ एक कहने की चीज़ें हैं कि हाँ ये चीज़ें होती है। तो होता ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है